देखो ये इंड एएस हम लोगों का है। तो बेसिकली इस इंड एएस में हम लोग पढ़ते हैं फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट मतलब ये एएस बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का सारा एएस पढ़ने के लिए। तो इसमें बेसिकली इंड एएस 113 113 आया क्यों था, इसका पहले एक्सप्लेनेशन ले लो। ये वाला एएस हम लोगों का ये सारे एएस में एप्लीकेबल है, मतलब एएस 109 32 107 16 41 और भी बहुत सारा एएस है, जिसको समझने के लिए पहले 113 एएस पढ़ना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू का यहाँ पे मतलब क्या है? फेयर वैल्यू का मतलब हम लोग क्लियर जानते हैं। जब भी हम लोग किसी एसेट को खरीदते हैं तो उसको कहते हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल प्राइस। और जब हम लोग उसको यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद बेच देते हैं तो हम लोग उसको किस रेट पे बेचेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किस रेट पे बेचेंगे। तो वो रेट होता है हम लोग का फेयर वैल्यू। जिस रेट में हम लोग उस एसेट को बेचेंगे या तो जिस रेट में हम लोग अपना लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, ये वाला फेयर वैल्यू कभी भी इनकम और एक्सपेंस के लिए नहीं है, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर एप्लीकेबल है। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस तो अभी इनकर हो जाता है। अभी अगर हम तुमको कोई सामान बेचे तो अभी मेरे को इनकम हो गया। अभी अगर हम तुमको कुछ पे किए तो अभी मेरा एक्सपेंस हो गया। तो ये चैप्टर इनकम एक्सपेंस के ऊपर नहीं है, ये चैप्टर एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर है। अभी अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसको कहते हैं उसका हिस्टोरिकल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ये सब। और इस चैप्टर के हिसाब से उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अभी बात हो रहा है, हाँ, इस चैप्टर में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट को एंट्री प्राइस कहते हैं। इस चैप्टर में कहीं पर भी ओरिजिनल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट, परचेस प्राइस ये सब वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट को एंट्री प्राइस बोलेंगे, जिस प्राइस में हम लोग उसको खरीदे थे। पर ये चैप्टर एंट्री प्राइस के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी एसेट को, सोचो एक मशीन को 1 लाख रुपीज में खरीद कर लाए, तो ये तो हम लोग को पता ही है कि इसको 1 लाख रुपीज में खरीद कर लाए। तो एंट्री प्राइस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एंट्री प्राइस तो हम लोगों को पता है। प्रॉब्लम वहां अराइज होता है कि अगर उस एसेट को हम लोग 5 साल बाद या 4 साल के बाद सेल करना चाह रहे हैं तो किस रेट पे सेल करें। तो उस रेट को कहते हैं फेयर वैल्यू, जिस रेट में हम लोग उसको सेल करेंगे। पर इस चैप्टर में उसको एग्जिट प्राइस बोला जाता है, फेयर वैल्यू भी नहीं, उसको एग्जिट प्राइस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। ये अब क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है, एक फेयर वैल्यू में क्या क्या चीज होना जरूरी है। फेयर वैल्यू निकालना किसका है, किस चीज का हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे। पहला बात, वो एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक मार्केट होना चाहिए। तीसरा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए। तो कौन सा तीन चीज इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू कब निकालेंगे हम लोग, किस चीज का निकालेंगे हम लोग फेयर वैल्यू, जब ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होगा, एक मार्केट होगा और उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका तीन मेजर वर्ड है अंडरलाइन किए, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, मार्केट पार्टिसिपेंट और मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट जिसको हम लोग बैलेंस शीट डेट कहते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस शीट डेट कहते हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बैलेंस शीट डेट कहते हैं, इस चैप्टर में उसको मेजरमेंट डेट बोलेंगे। अब आता है यहाँ पर बात, दो तरीके का रेट हम लोग निकालते हैं। इंड एएस में हम लोग दो तरीके से रेट, मतलब रियल लाइफ में हम लोग दो तरीके से रेट निकालते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं। एक मार्केट बेस्ड सिचुएशन में, एक एंटिटी बेस्ड सिचुएशन में। मार्केट बेस्ड सिचुएशन में हम लोग किसी भी चीज का जो प्राइस निकालते हैं वो मार्केट में पता करते हैं। जैसे सोचो हम लोग को एक मशीन 1 लाख में हम लोग खरीदे थे, 1 लाख उसका एंट्री प्राइस है। अभी हम लोग 3 साल बाद उसको बेचना चाह रहे हैं। तो हम लोग अगर मार्केट में जाकर उसका दाम पता करते हैं और फिर बोलते हैं हम लोग इसको 40,000 में बेचेंगे, तो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। तो मेरा फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट बेस्ड सिचुएशन पे। पर अगर हम खुद ही डेप्रिसिएशन दे देकर उसका एक प्राइस निकाल के रखे हैं, जो बेसिकली हम लोग जनरली सम्स में करते हैं, 1 लाख का मशीन था,
3 साल तक उसमें 10-10 हजार करके डेप्रिसिएशन दिए थे, 30,000 वो डेप्रिशिएट हो गया था, तो आज उसका वैल्यू कितना है? 70,000। ये तो मेरे एंटिटी के हिसाब से है। मार्केट में उसका प्राइस कितना था? 40,000। मेरे बुक्स के हिसाब से उसका क्या दाम है? 70,000। तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं? मार्केट सिचुएशन वाले को, एंटिटी सिचुएशन को नहीं। एंटिटी मतलब हम लोग खुद उसको डेप्रिसिएशन दे देकर आज उसका वैल्यू कितना बता रहे हैं। हम लोग उसका वैल्यू बता रहे हैं 70,000, पर मार्केट बता रहा है 40,000। तो वी विल इग्नोर 70,000, हम लोग 70,000 को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग जो मार्केट में दिखा रहा है उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है, अब हम लोग जो मार्केट में भी करते हैं, तो ये तो पिक्चर के बाहर है, इसको तो सिंपली इग्नोर करना है। तो इस अगर कोई भी केस स्टडी देता है या कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या एंटिटी बेस्ड सिचुएशन हम लोग फॉलो करते हैं, नहीं। इंड एएस 113 कहता है एंटिटी बेस्ड सिचुएशन हम लोग फॉलो ही नहीं करते, इसको टोटली इग्नोर करना है, इसको लेके रियल में कोई सम करना ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है मार्केट बेस्ड का। अब मार्केट बेस्ड सिचुएशन में अगर हम लोग करते हैं, तो वो भी हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कोई एक्चुअल सिचुएशन नहीं लेते हैं। जैसे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम लोग के पास 1 लाख का मशीन था, हम लोग उसका मार्केट में प्राइस कितना पता किए? 40,000। बट ये भी हम लोग पता कर रहे हैं कि जा जाकर डिफरेंट लोगों से पूछ रहे हैं कि इस ये वाला का प्राइस तुम कितना दोगे? बोल रहा है भैया हम तो 40 देंगे। एक जन बोल रहा है 38,000 देगा, एक जन बोल रहा है 42,000 देगा, फिर एक जन बोल रहा है 40,000 देगा। तो नॉर्मली एक्चुअली तो हम लोग किसी को बेच के नहीं आए, हम लोग सोचे हैं कि ये सामान 40,000 में सेल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी के आसपास मूव कर रहे हैं। तो 40,000 तो मार्केट का भी कहीं पर लिखा नहीं होता है, मार्केट में भी कि इस मशीन का अगर 3 साल के बाद बेच रहे हैं तो 40,000 में सेल हो जाएगा, ये कहीं भी रिटर्न नहीं होता है। ये अगेन हम लोग मार्केट में पता करते हैं। जैसे अगर छोटा लेवल पे बात बोले तो हम लोग OLX पे अपना कोई भी सामान बेचने के लिए डालते हैं, तो वहाँ रैंडमली हम लोग कोई भी प्राइस डाल देते हैं, लाइक 10,000। एक सेकेंड हैंड फ्रिज सेल कर रहे हैं 10,000। जब हम लोग उसका मार्केट में जब उसके लिए वो आना शुरू होता है डिमांड, तो कोई कहता है हम इसके लिए 8,000 देंगे, कोई कहता है हम इसके लिए 6,000 देंगे, कोई कहता है 5,000 देंगे। मैक्सिमम लोग अगर कह रहे हैं वो लोग उसके लिए 5,000 देंगे, तो फिर हमको पता चल जाता है इस फ्रिज का एक्चुअली मार्केट में प्राइस 5,000 ही है, क्योंकि 90% लोग इसको 5,000 में खरीदने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये भी कोई एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या है। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन है नॉर्मली हाउ मेनी मंथ्स रिक्वायर्स टू सेल और पे ऑफ। एग्जाम्पल, जैसे ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या होता है, सोचो हम लोग जब कोई चीज बेचने के लिए सोचते हैं, तो नॉर्मली उस सामान को बेचने के लिए कोई टाइम डिसाइड करते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बेचने का सोच रहे हैं, तो कम से कम हम लोग 3 महीना तो हाथ में रखेंगे। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मेरे हिसाब से हम इस बिल्डिंग को 3 महीने में सेल कर लेंगे। अब अगर कोई फ्रिज सेल करने का सोच रहा है, तो वो इसके लिए हार्डली 5 से 6 डेज सोचेगा। तो अगर कोई बिल्डिंग सेल करने का सोच रहा है कि हम 5 दिन में बिल्डिंग सेल कर लेंगे, तो ये एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हम आज सोचे हम बिल्डिंग सेल करना चाहते हैं और 5 दिन बाद बिल्डिंग सेल कर भी लिए, ये हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हम नॉर्मली सोचते हैं कि ये सामान इतने दिन में सेल हो जाना चाहिए, और वो उतने ही टाइम में सेल हो जाता है। अगर सोचो हम 5 दिन के अंदर बिल्डिंग बेच दिए हैं, मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम था, मेरे पास या तो हम बैंकरप्ट हो रहे थे, मेरे पास पैसा ही नहीं था, हमको अपना कोई भी एसेट किसी भी दाम में बेच देना पड़ा। जब हम लोग बोलते हैं कि ये जमीन जिस रेट पे बिक रहा है बेच कर निकालो, तो दिस इज नॉट ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, इट इज अ फोर्स्ड ट्रांजैक्शन। ये एक फोर्स्ड सेल हुआ। जब हम लोग किसी भी चीज का, हर एक चीज का एक एक प्रॉपर टाइम होता है कि हम लोग उसको कितने टाइम में बेच सकते हैं। अगर कोई अपना घर, जमीन, ये सब चीज को 3-4 दिन में, 5 दिन में सेल कर दे रहा है, मतलब वो जरूर फोर्स्ड सेल कर रहा है, तो उसको ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होता है एक सामान को बेचने के लिए जितना टाइम ऑन एन एवरेज लगता है, मेरे को उतना ही टाइम लगा,
अगर हम कोई सामान रातों रात बेच दिए हैं या 2-3 दिन में बेच दिए हैं, और वो भी लैंड है, बिल्डिंग है, मेरा गोल्ड ज्वेलरी है, तो दिस इज अ फोर्स्ड सेल, फोर्स्ड ट्रांजैक्शन, नॉट एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू हम लोग किसका निकालते हैं? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का। क्यों? अगर सोचो हम 5 दिन में अपना एक जमीन या बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जिस रेट पे बिक रहा है बेच कर निकालो। तो दैट इज नॉट फेयर वैल्यू। सोचो मेरा एक घर है, उसको हम खुद खरीदे थे 50 लाख में। आज इतना साल बीत गया है तो उस बिल्डिंग का दाम तो बढ़ जाना चाहिए था, या लैंड का प्राइस बढ़ जाना चाहिए था। हम उसको 40 लाख में बेचकर निकाल रहे हैं, तो 40 लाख क्या फेयर वैल्यू हो गया? कोई बोलेगा हम तो बेचे 40 लाख में, तो बिल्डिंग अभी सेल होता है 40 लाख में, बिल्डिंग का फेयर वैल्यू है 40 लाख नहीं, क्योंकि हम किए थे फोर्स्ड सेल। फोर्स्ड सेल का जो प्राइस होता है उसको फेयर वैल्यू नहीं कहते। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का जो प्राइस होता है उसको हम लोग फेयर वैल्यू कहते हैं। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट डेफिनेटली कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई फिजिकल प्लेस को हम लोग जाकर मार्केट नहीं कहते। मार्केट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। तो दो तरीके का मार्केट होता है, एक प्रिंसिपल मार्केट, एक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट में और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में सबसे पहले हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट वो होता है जहां पर हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा प्रिंसिपल मार्केट है? जैसे हम बता रहे हैं, सोचो हम लोगों को अपना कोई शेयर सेल करना है। सोचो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, तो हम रिलायंस का शेयर कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं, एनएससी में भी, बीएससी में, जहां जहां वो रजिस्टर्ड है हर जगह जाके बेच सकते हैं। पर हम कहाँ बेचना प्रेफर करेंगे? जहां पे सबसे ज्यादा रिलायंस का ट्रांजैक्शन होता है, मेन जो रिलायंस का मार्केट है। सोचो एनएससी और बीएससी, रिलायंस तो दोनों में रजिस्टर्ड है, एक आदमी जाके कहाँ बेचेगा? अगर एनएससी में, सबको पता है एनएससी में ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, तो सोचो रिलायंस का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है एनएससी में। तो हम जाके कहाँ बेचेंगे? पहले एनएससी में, क्योंकि एनएससी में अगर शेयर प्राइस दिखा रहा है रिलायंस का 100 रुपीज और बीएससी में दिखा रहा है 90 रुपीज, तो हम ज्यादा सही किसको मानेंगे? एनएससी को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन एनएससी में होता है रिलायंस का, बीएससी में नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो सामान सबसे ज्यादा कहाँ सेल होता है। जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बात करें, तो कोलकाता में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सबसे ज्यादा सेल होता है चांदनी में। कार पार्ट्स सबसे ज्यादा सेल होता है मलिक बाजार में। तो अगर हमको अपना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करना है, तो सेल तो ये कहीं भी हो जाएगा, काकुरगंजी में भी हो जाएगा, सॉल्टलेक में भी हो जाएगा, टॉलीगंज में भी हो जाएगा। पर हम कंसीडर किसको करेंगे? हम चांदनी मार्केट को पहले कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन चांदनी मार्केट में होता है। तो वहां उस मोबाइल का जो प्राइस बोला जाएगा वो फेयर वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। अब सोचो चांदनी में भी सेम होता है, और मलिक बाजार भी सोचो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरा सेल होता है। फिर भी हम ज्यादा, अब तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल नहीं देख पा रहे क्योंकि दोनों में ही बहुत होता है। तब हम देखेंगे मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सा है, मेरे को दोनों में ज्यादा प्राइस कौन दे रहा है। प्रिंसिपल मार्केट तो दोनों है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। इतने सारे मार्केट में हम दो मार्केट तो पिक कर लिए, चांदनी और मल्लिक बाजार, बट अभी दोनों में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, दोनों ही मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। तो हम देखेंगे मेरे लिए ज्यादा एडवांटेजियस कौन सा है, मेरे को ज्यादा कौन दे रहा है। अगर मेरे को चांदनी दे रहा है 200 और मल्लिक बाजार दे रहा है 210 रुपीज, तो हम जाके सेल कहाँ करेंगे? 210 में, मल्लिक बाजार। तो यहाँ पे बात हो रहा है प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल मार्केट को, मतलब जहां पे उस सामान का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। अगर कोई 2-3 मार्केट का टाई हो गया है, सभी मार्केट एक ही जैसा सेल कर रहा है, तो हम चले जाएंगे मेरे को कौन ज्यादा दे रहा है।
उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे दो ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते होंगे, एक सेलर होता होगा, एक बायर होता होगा। हम सेल करने जा रहे हैं तो तुम बायर होगी। बोथ शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ऑब्वियसली मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तुम अपना कोई और हो, हम अपने कोई और है। एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली हम तुमको कुछ कंसिडर कर देंगे, कुछ डिस्काउंट दे देंगे, तो वो फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू तब माना जाता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हो, रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। दोनों को उस सामान के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। मतलब तुम जाके बिल्डिंग बेच दी एक पुअर आदमी को किसी भी रेट में, वो क्या किया, मतलब उसके पास 10 लाख रुपया ही था। तुम एक खराब एरिया का, जो अभी टूटने ही वाला है, गवर्नमेंट उस एरिया को तोड़ने ही वाला है, उस एरिया का जाके सामान घर उसको बेच दी। या एक एग्रीकल्चरल लैंड एक फार्मर को सेल कर दी, जबकि वो फर्टाइल लैंड था ही नहीं, उसको झूठ बोलकर फर्टाइल लैंड बोलकर सेल कर दी। तो यहाँ पे बायर को उस लैंड के बारे में नॉलेज था ही नहीं। तो ये तो उस पर्सन को तुमने जो बेचा है जिस रेट में, वो फेयर वैल्यू कंसिडर नहीं होगा। तो बायर और सेलर दोनों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एबल टू ट्रांजैक्ट, दोनों जन ही एबल होना चाहिए। मतलब अनेबल जब कोई फोर्स्ड कर रहा है, विलिंग टू ट्रांजैक्ट और एबल टू ट्रांजैक्ट एक ही चीज है। विलिंग टू मतलब हम फोर्स्ड सेल नहीं कर रहे हैं, हम अपने मर्जी से उसको सेल कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम आराम से उसको सेल करना चाहते हैं क्योंकि मेरे को उसका जरूरत नहीं, इसलिए हम सेल कर रहे हैं। फोर्स्ड नहीं है, मजबूरी नहीं है उसको बेचना। तो ये सारा मार्केट पार्टिसिपेंट का कैरेक्टर है। अब दो तरीके का, यहाँ जो हम तब से बोल रहे हैं एसेट बेचेंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, ये क्या है? ये हम लोग का है फिनेंशियल एसेट और नॉन फिनेंशियल एसेट। तो अगर हम फिनेंशियल एसेट सेल कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, ये सब सेल कर रहे हैं, और नॉन फिनेंशियल एसेट सेल कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, ये सब सेल कर रहे हैं। अगर हम फिनेंशियल एसेट सेल कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसके ऊपर एग्जाम में आता है, अगर हम फिनेंशियल एसेट सेल कर रहे हैं तो हम वैल्यूएशन टेक्निक लगाएंगे। वैल्यूएशन टेक्निक मतलब या तो कोटेड प्राइस देखेंगे, क्योंकि इक्विटी ये सब का तो कोटेड प्राइस होगा एनएससी बीएससी में, तो उस रेट पे जाके सेल कर देंगे। वो अवेलेबल नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट बेसिस से कर लेंगे। मतलब इसमें वैल्यूएशन टेक्निक अपने लगाते हैं। पर नॉन फिनेंशियल एसेट में फेयर वैल्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। मतलब अगर हम लोगों के पास एक मशीन है, ये ध्यान से समझो, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का मतलब, अगर सोचो हम लोगों के पास एक मशीन है जो मैक्सिमम कितना चॉकलेट बना सकता है, 5,000 चॉकलेट बना सकता है। उस मशीन में कैपेसिटी है, इट कैन प्रोड्यूस 5,000 चॉकलेट। बट तुम्हारा जो चॉकलेट है उसका मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, तो तुम कितना पीस बनाना चाहती हो? सिर्फ 2,000 पीस। 2,000 चॉकलेट बनाने से तुम्हारा हो जाता है, डिमांड फुलफिल हो जाता है। मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट का इतना डिमांड है ही नहीं कि 5,000 चॉकलेट बनाना पड़े। वो मशीन बना सकता है पर तुम बनाना नहीं चाहती। तुम कितना बनाती हो? 2,000 चॉकलेट। अब सोचो 3 साल के बाद कुछ वो चॉकलेट बनाना ही नहीं है तुमको, तो तुम उस मशीन को बेचना चाहोगी। अब अगर हम लोग उस मशीन को बेचना चाहेंगे तो किस रेट पे बेचेंगे? 2,000 चॉकलेट बना सकता है इस रेट पे, कि 5,000 चॉकलेट बना सकता है इस बेस पे? हम लोग उसको बेचेंगे 5,000 बना सकता है उस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग बनाते आए हैं अभी तक 2,000, पर उसका 2,000 वाला वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू है 5,000 जितना। तो उसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज प्राइस क्या है? 5,000 चॉकलेट जितना। तो इसलिए हमेशा देखना है हम लोग उससे कितना बनाते आए हैं, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है वो कितना बना सकता है, उसका हाईएस्ट कैपेसिटी देखना होगा। ठीक है। पर नॉन फिनेंशियल एसेट तभी सेल कर सकते हैं जब वो फिजिकली गुड कंडीशन में है, वो लीगली परमिसेबल है उसको बेचना, और फिनेंशियली फिजिबल है। फिनेंशियली मतलब ऐसा ही प्राइस रखे हैं जो नॉर्मली लोग खरीद सके। तो तीन
चीज होना चाहिए नॉन फिनेंशियल एसेट में, वो फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, लीगली उसके ऊपर कोई लीगल ये नहीं है कि ये जैसे दवाई ये सब का मशीन हम लोग किसी को भी नहीं बेच सकते, ड्रग्स फॉर्मेशन ये सब का जितना मशीन होता है उसके ऊपर बहुत लीगल रूल्स होता है, ऐसे ही किसी को भी नहीं बेच सकते। अल्कोहल बनाने का मशीन किसी को भी रैंडमली नहीं बेच सकते। तो डिपेंड करता है वो लीगली परमिसिबल है या नहीं और फिनेंशियली फिजिबल है या नहीं, बट उसका हाईएस्ट कैपेसिटी जितना ही हम लोग उसको बेचेंगे। अब बात आता है यहाँ पे इनपुट का। इनपुट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का इनपुट होता है, एक ऑब्जर्वेबल इनपुट, एक अनऑब्जर्वेबल इनपुट। ये सिर्फ इतना ही याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना है। लाइबिलिटी कितने तरीके का होता है? कोटेड प्राइस अवेलेबल होता है या तो कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो उसी को फेयर वैल्यू पकड़ लो, अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो देखो मेरे लिए जो लाइबिलिटी है वो तुम्हारे लिए एसेट होगा। मतलब आज अगर हम बैंक लोन लिए हैं बैंक से जाके तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक के लिए वो एसेट है। तो वो अपने एसेट का फेयर वैल्यू निकालेगा और जो वो निकालेगा वो मेरे लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू होगा। तो जैसे एसेट का फेयर वैल्यू निकालते हैं वैसे बैंक अपने एसेट का फेयर वैल्यू निकालेगा, मेरे को बता देगा। तो मेरा भी फेयर वैल्यू, मेरा लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू वही होगा, क्योंकि जो चीज मेरे लिए लाइबिलिटी है वही वो बैंक का एसेट है। तो वो सिर्फ अपने एसेट का फेयर वैल्यू निकाल के मेरे को बोलेगा, मेरा लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू वही हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि जो मेरे लिए वो लाइबिलिटी तो है पर किसी और के लिए वो एसेट नहीं है, जैसे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, हम लोग को लगता है डेटर लोग पैसा नहीं देगा इसलिए पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, बट वो सिर्फ हम ही लोग के लिए लाइबिलिटी है, किसी और का एसेट नहीं है। तो इस केस में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक करेंगे जो डिस्काउंटेड करते थे एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो वाला यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक लगा के जो वैल्यू आएगा वो हम लोग कंसिडर कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है वैल्यूएशन टेक्निक। ये जो हम एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखवाए थे कि ये वैल्यूएशन टेक्निक पे वैल्यू होता है, ये वैल्यूएशन टेक्निक से मेरा क्या मतलब था? वैल्यूएशन टेक्निक से मेरा मतलब था मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच। मार्केट अप्रोच सिंपल है, उसका जो दाम मार्केट में अवेलेबल है वो कोटेड प्राइस। जैसे शेयर्स का मार्केट अप्रोच फॉलो करते हैं, इक्विटी शेयर का दाम लिस्टेड होता है उसी प्राइस में हम लोग सेल करते हैं, उसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉस्ट अप्रोच होता है, उसको रिप्लेस करने में जितना खर्चा लगा है, जैसे सोचो हम एक मशीन खरीद के रखे थे 1 लाख का, अभी 3 साल यूज कर लिए हैं, हमको मार्केट में उसका कोई दाम पता नहीं चल रहा है, वो आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया है, अभी उसको कोई खरीद मतलब उसका कोई बायर मिल ही नहीं रहा है मेरे को उस तरह, मतलब दूसरा हाउस होल्ड वाला आदमी नहीं मिल रहा है या कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा है मेरे को उसको किसी कंपनी को सेल करना होगा। तो मार्केट में तो उसका कोई प्राइस है नहीं, तो भी हम किस दाम में उसको बेचेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है मार्केट में। तो उस मशीन को बेच अगर हटा देते हैं तो हम कोई और मशीन तो लाएंगे, वो जो मशीन लाएंगे उस बेसिस पे हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट में हम लोगों को रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है कॉस्ट चैप्टर सब्जेक्ट में, तो उस तरह हम लोग जाके रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा, सोचो मशीन हटाने में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरा लग गया है 1,10,000, तो हम उस मशीन का कितना में बेचना चाहेंगे, फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा 1,10,000। तो इनकम अप्रोच क्या है? इनकम अप्रोच है जितना, अब सोचो मेरे को वो मशीन बेचकर कोई और मशीन खरीदना ही नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो मेरे पास फिर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करें, उस मशीन से जितना मेरा आज तक कैश फ्लो आया हम उसको डिस्काउंट करके, जैसे एफएमएम लोग को डिस्काउंटेड सिखाया जाता है उस हिसाब से उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेयर वैल्यू हायरार्की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग फेयर वैल्यू हायरार्की में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हायरार्की क्या होता है?
टॉप टू बॉटम का कोई भी चीज में सजाते हैं या बॉटम टू टॉप किसी चीज को सजाते हैं तो उसको उसका हायरार्की मेंटेन करना कहते हैं। जैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं, जहाँ पे हायरार्की बोलते हैं सबसे नीचे एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर होते हैं, उसके ऊपर सीईओ लोग होते हैं। ये हायरार्की है एक ऑफिस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? जो सबसे टॉप में बैठा है। सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन होता है? जो सबसे नीचे बैठा है। तो उसी तरह फेयर वैल्यू का भी हायरार्की है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। सबसे अच्छा प्राइस किसको मानते हैं? सबसे अच्छा, या इनपुट से मतलब है जो हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं मार्केट से। यहाँ पे इनपुट वर्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन। इनपुट मीन्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ जो हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं मार्केट से, कोटेड प्राइस जो उठाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस्ट है। कहीं पे रिटर्न में लिखा लिखाया मिल गया है कि यही प्राइस है उसका। हम लोग को कुछ मतलब कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि इसका ये प्राइस नहीं है। जैसे एनएससी या बीएससी में हम लोग को मिल गया रिलायंस का शेयर का एक शेयर का दाम 2000 रुपया है, तो कोई सेकंड थॉट देने का जरूरत ही नहीं है। सारे लोग उसी प्राइस में सामान सेल कर देते हैं क्योंकि वो है सबसे रिलायबल, क्योंकि वो कोटेड है। तो लेवल 1 सबसे रिलायबल है। लेवल 2 में होता है वो इंफॉर्मेशन जो कोटेड नहीं है, पर हम लोग को उसका प्राइस ऑब्जर्वेबल है, मतलब पता कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग का दाम हम लोग एरिया बेसिस पे पता कर सकते हैं। लैंड का प्राइस हम लोग उसका यूसेज पे, क्वालिटी पे, फर्टिलिटी पे पता कर सकते हैं। तो विच इज ऑब्जर्वेबल। जो हम बोले थे यहाँ पे दो तरीके का इनपुट होता है। इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन। दो तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। एक जो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रॉपर पता किए हैं, दिखाई देता है। एक इंफॉर्मेशन जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, उसको अन ऑब्जर्वेबल इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ तो नहीं है, बट कोई वजह से हम लोग को पता है एरिया वाइज, या फिर उसका हम लोगों को एरिया वाइज पता है, या वैसा कोई हम लोग के पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से अगर कुछ पता है तो वो लेवल 2 का प्राइस है। और लेवल 3 बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है। ये उन एसेट्स का होता है जो आउटडेटेड हो चुका है, मतलब जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे आज के डेट में अगर कोई अपना क्वालिटी हैंडसेट सेल करने जाएगा, तो क्वालिटी हैंडसेट कितने में सेल होगा क्या पता अभी। तुम कोई बोलेगा कि उसका तो 2000 भी नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा नहीं अगर अच्छे कंडीशन में है तो हम 3000 देकर खरीद लेंगे। बट रियल में उसका प्राइस किसी को भी नहीं पता है, कोई आइडिया ही नहीं है। जिस रेट पे सेल करना है करो। तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये पूरा अनऑब्जर्वेबल प्राइस पे बेस्ड होता है। ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है, ये आउटडेटेड एसेट होता है। पूरा चैप्टर को हम इंग्लिश में लिखवाए हैं, पर एग्जाम में हम लोग का पूछा गया था एक क्वेश्चन फेयर वैल्यू हायरार्की के ऊपर जून 2019 में शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया था। तो इसको हम खाली प्रॉपर फॉर्म में लिखवा दिए। This Ind AS establishes a fair value hierarchy। ये AS हम लोगों का fair value hierarchy बताता है that categories into 3 levels of input। input मतलब information। इसमें information का 3 लेवल बताया गया है कि fair value कैसे मेजर करेंगे। To valuation techniques for measuring fair value। पहला है लेवल 1, इनपुट्स आर कोटेड प्राइस। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो कोटेड प्राइस है इन द मार्केट फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑन द मेजरमेंट डेट। लेवल 2 है वो इनपुट जिस मतलब कोटेड प्राइस वाला इनपुट को छोड़कर कोई और इनपुट दैट आर ऑब्जर्वेबल। और लेवल 3 पे है इनपुट्स आर अनऑब्जर्वेबल इनपुट फॉर द एसेट्स और लाइबिलिटी। यहाँ पे अनऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाल लेते हैं। The fair value hierarchy gives the highest priority to quoted price for level 1। ये level 1 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है and lowest priority to unobservable inputs for level 3। तो इतना लिखना ही काफी है।